नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराते हैं। आपको पार्ट 1 पे याद होगा, हमने एक वीडियो बनाया है MCQ क्वेश्चन से रिलेटेड, जो विज्ञान विषय में कक्षा 10 के लिए जो MCQ आने वाले हैं 20 नंबर पे, उनमें आपकी मदद करने वाला है। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन से देख सकते हैं। इस अध्याय का नाम है प्रकाश, अपवर्तन तथा परावर्तन, और इसमें पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के MCQ को हल किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। समय बर्बाद न करते हुए हम इस पर अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए है और यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 100% हम कह सकते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्नों का कलेक्शन है वो हमारे वीडियो से ही जरूर से जरूर फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। कहा जा रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 और 2017 में आ चुका है। 4 विकल्प दिए गए हैं। दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच में बनेगा, फोकस पर बनेगा, या दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले नोट करेंगे, ये एक न्यूमेरिकल आधारित प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर -10 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हम जब क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके बीच में तमाम महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे। उन बिंदुओं को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आगामी परीक्षा में आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह है -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण के लिए, तो स्मॉल u बराबर -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर हम u और f का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/-20 + 1/v बराबर 1/-10। इसे हल करते लाएंगे तो यहाँ से निकल कर के आएगा v बराबर -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए, जब दर्पण की वस्तु से जो दूरी होती है वही प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हो जाए तो निश्चित ही बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल, एक कारण दिया गया है, u बराबर v। u क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। अपवर्तन कोण क्या होगा? दो अलग अलग माध्यम है और एक प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो रही है, तो ये 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक रीजन दिया गया है कि यदि प्रकाश की कोई किरण पृथककारी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बिना विचलित हुए यहीं से क्लियर हो जाता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोई भी कोण नहीं बन रहा है। जब कोई कोण नहीं बन रहा है तो 0 डिग्री का कोण लेंगे। विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। सिद्धांत को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे कि प्रकाश की जब कोई किरण पृथककारी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस किन किन चीजों में प्रयोग में ला सकते हैं? कहा जा रहा है कि आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग में आता है, कार के पीछे की ओर की वस्तु देखने के काम आता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में काम आता है और साधारण कैमरों में काम आता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस एक तरीके का शीशा हुआ जिससे हम आर पार देख सकते हैं। तो ये
हमें निकट दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए काम आता है। मैं एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि दो मुख्य दोष होते हैं जिनको हम मोस्टली जानते सुनते हैं। वैसे तो दोष 5 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। लेकिन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये मुख्य रूप से चलते हैं। तो अक्सर हम लोगों ने जब अध्ययन किया होता है तो हमको ये क्रम सिखा दिया जाता है। पहले हमें बताया जाता है निकट दृष्टि दोष और फिर बताया जाता है दूर दृष्टि दोष, और इसी तरीके से पहले हमें बताया जाता है उत्तल लेंस, फिर बताया जाता है अवतल लेंस। तो इसका क्रॉस रिलेशन होता है, उधर निकट पहले इधर अवतल बात में, तो तिर्यक गुणा कर दें, इधर जो है दूर दृष्टि दोष और उधर क्या है उत्तल, तो क्रॉस कर दें। तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन क्या है? 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। कह रहे हैं कि यह लेंस बीच में मोटा होता है, यह किनारों से पतला होता है, यह बीच से पतला होता है। कह रहे हैं विकल्प ए और बी पूरी तरीके से सही है। जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। आप लोगों ने अपने घर में बड़े बुजुर्गों का चश्मा देखा होगा। कुछ चश्मे ऐसे होते हैं जो बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं, वो अवतल लेंस होते हैं। और जो बीच में मोटे होते हैं और किनारों पे पतले होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है? देखिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। फिर से ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करना होगा। फिर से आप ध्यान रखेंगे कि किसी वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाना है, किस तरीके का दर्पण लेना होगा? हमको अवतल दर्पण लेना होगा। ये सिद्धांत है, अवतल दर्पण के कैरेक्टरिस्टिक है। जब आपने पढ़ाई की होगी तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने आए होंगे। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? 4 विकल्प बने हुए हैं। करें कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? तो आपको बताना चाहते हैं इनमें से जो 3 हैं ए, बी और डी, ये एक उत्तल लेंस को प्रदर्शित कर रहा है, एक अवतल लेंस को प्रदर्शित कर रहा है और एक समतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर यह समतल लेंस को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर किरण आरेख 3 सही है। यदि कोई प्रकाश की किरण जो है विकल्प सी आपका पूरी तरीके से सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कहा जा रहा है यदि एक अपवर्तनांक का एक पारदर्शी पदार्थ निर्वात में रखा है, निर्वात से होकर उस पदार्थ में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण सतह पर विचलित होकर अविलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी, समीप आ जाएगी, अविचलित रहेगी या अविलंब की दिशा में जाएगी। तो विकल्प सी को सही विकल्प मानेंगे। अगर पदार्थ का अपवर्तनांक 1 एवं निर्वात का अपवर्तनांक समान है, आपको पता होना चाहिए कि जो निर्वात का अपवर्तनांक है वो भी 1 होता है और जो पदार्थ का अपवर्तनांक है वो यहाँ पर 1 दिया गया है। ऐसी स्थिति में निर्वात से होकर पदार्थ में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, अविचलित रहेगी। फिर से यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके हाथ में लगा है। यदि पदार्थ का अपवर्तनांक 1 हो और जो प्रकाश की किरण है या पदार्थ निर्वात में रखा गया है, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि निर्वात का अपवर्तनांक भी 1 होता है, यूनिवर्सल रहता है। और ऐसी स्थिति में निर्वात से आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि पदार्थ में इसकी चाल 15 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? हम लोग नोट करेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल स्मॉल सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड,
इसके बाद पदार्थ में प्रकाश की चाल स्मॉल v बराबर 15 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड और पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगाएंगे कि वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। जब भी कुछ ऐसा अपवर्तनांक वाला सवाल पूछा जाए तो अगर वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक है तो वायु में चाल ऊपर रखेंगे, पदार्थ में चाल नीचे रखेंगे और इसे वायु के सापेक्ष पदार्थ के अपवर्तनांक को प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे ANG। ठीक, ए है एयर और जी है क्या, ग्लास या पदार्थ। अब देखेंगे यहां पर हो जाएगा ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 की घात 8, माध्यम में प्रकाश की चाल है 15 गुणे 10 की घात 8। देखिए 10 की घात 8 से कट गया और ये हो गया 3 बटे 15 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने में गलती हुई है। आप जहाँ पर 15 पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप 1.5 पढ़ेंगे। अब 1.5 से 3 कटेगा तो आपका आ जाएगा 2। और आपको मालूम होनी चाहिए कि अपवर्तनांक की कोई भी इकाई नहीं होती, तो ये इकाई विहीन रहेगा। विकल्प डी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। हम नोट करेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल स्मॉल v बराबर 3 गुणे 10 की घात 8। इस वायु में प्रकाश की चाल v नहीं, वायु में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं c से, तो c बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 3/2। अब देखिए भाई कहा जा रहा है कि प्रकाश की चाल कांच में क्या होगी, तो लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखिए जिसके सापेक्ष कहा जाता है उसे आगे रखते हैं और जिसका कहा जाता है उसे पीछे रखते हैं, इसीलिए प्रतीकात्मक तौर पे इसे लिखेंगे ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 बटे कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल को लिख देंगे। अपवर्तनांक हो गया 3/2। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कट गया और ये हो गया तिर्यक गुणा करने पे कांच में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 गुणे 2 और ये हो जाएगा 6 गुणे 3 गुणे 3 से 3 कट गया और ये हो गया 2। कांच में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 गुणे 2/3। अगर आप 3 से 3 काट देंगे तो सीधे हो जाएगा तिर्यक गुणा करने पे कि कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप गणित और विज्ञान के प्रश्नों को हल करें इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो आपके प्रश्न हैं उनमें जो भी मान आपको दिए गए हैं उनकी इकाइयां एक ही रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसे क्या लिखेंगे ANG। ठीक है, और कहा जा रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा GNA। G से ग्लास और A से एयर। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 1/3, 1/2, 2/3 और 3/4। तो आपको यदि किसी एक चीज के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दिया हो और दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक निकालना हो तो उसे हम उल्टा कर देते हैं, तो निश्चित ही उत्तर 3/2 आने वाला है। आइए इसका एनालिसिस स्क्रीन पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि ANG बराबर 1/GNA। ध्यान रखिएगा ANG का मतलब है A से एयर, G से ग्लास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और GNA का मतलब है G से ग्लास, A से एयर, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो आपका उत्तर आ रहा है 2/3। क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम सबसे पहले नोट करेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW।
ठीक है, ANW बराबर 4/3। अब कांच के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा ANG बराबर 3/2। अब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल हो जाएगा W, N से अपवर्तनांक WNG बराबर ANG अपान ANW। अब मानों को रख देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 भागित 4/3। देखिए जो विकल्प दिए गए हैं वो भी इसी रूप में दिए गए हैं, तो विकल्प 4 या विकल्प डी पूरी तरीके से सही है। अगर आप इसे हल करना चाहें तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 3/4, क्योंकि आपको पता है कि जब हम भाग को हल करते हैं भिन्नों में तो भाग को गुणे में बदल करके हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, प्लास्टिक, कांच, मिट्टी। आपने यदि कांच का संगठन पढ़ा होगा अपनी कक्षा में तो आपको पता होना चाहिए कि कांच को बनाते समय हम क्या करते हैं कि मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मिट्टी अपारदर्शी होती है, जबकि कांच का गुण होता है कि वो प्रकाशिक होता है। तो विकल्प डी पूरी तरीके से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक है और अवतल दर्पण अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो विकल्प ए सही रहेगा कि वो दोनों ही अवतल है। क्वेश्चन नंबर 34 है। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस की सहायता से बनाना है तो वस्तु को F और 2F के बीच में रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 35 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि आपसे किसी शब्दकोश या डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपको निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आपसे कह रहे हैं कि आप 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो देखिए विकल्प में आपका सी विकल्प सही है और कारण भी यहां पर लिखा गया है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस, मैग्नीफायर लेंस के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं वो खिलौना खरीद करके लाते हैं मेले से, तो उसमें जो बच्चों के खिलौनों में डॉक्टरी वाला खिलौना होता है, उसमें एक जो है हमारा सूक्ष्मदर्शी या मैग्नीफायर लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हमको छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ना होता है तो हमें कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन वर्ष 2023 और 2020 में आ चुका है मॉडल पेपर पे। ये उत्तल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और छोटा बनता है। ये उत्तल लेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको याद रखनी होगी और चिन्ह प्रॉपर्टी को भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं कि ये इन फोकस दूरी का होगा। आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए आप यहां पर सबसे पहले आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर v/u। v क्या होता है? v होती है प्रतिबिंब की दूरी और u होती है वस्तु की दूरी। तो आवर्धन दिया गया है 0.5, तो m का मान है 0.5। v हमें मालूम नहीं है, v बटे -0.2। माइनस क्यों लगाए आपको पता ही है। अब यहां से v का मान निकालेंगे -0.1 सेंटीमीटर। आपको पता है लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। यहां पर आप v और u के मान रख देंगे। चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे, किस तरीके से हल करना है, आपकी
मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहां से फोकस दूरी निकल रही है -0.2 सेंटीमीटर। तो आप उसी विकल्प को टिक करेंगे जिसमें कहा गया है -0.2 सेंटीमीटर। और आपको पता है यदि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो निश्चित ही वो लेंस अवतल लेंस होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो भैया एक फार्मूला होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी। फार्मूले को नोट डाउन करेंगे। और प्रतिबिंब की लंबाई को कहते हैं आई, वस्तु की लंबाई को कहते हैं ओ। आई अपान ओ बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्वेश्चन में दी गई है 30 सेंटीमीटर। इसके बाद लेंस से वस्तु की दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। 30 बटे 10 बराबर 3। तो आपका उत्तर 3 तो आ नहीं रहा है विकल्प में, तो उत्तर बी सही रहेगा। उत्तर बी में दिया गया है कि वो 1 से अधिक होगा। 39 क्वेश्चन नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? आप सभी लोगों को मालूम है कि जो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल P बराबर 1/f। ठीक है, कैपिटल B बराबर 1/f। तो यहां पर फार्मूला लगा देंगे लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। अवतल लेंस की वजह से फोकस दूरी को ऋणात्मक में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा P बराबर -1/f और ये हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, तो उत्तर आ गया -0.2 डायोप्टर। ध्यान रखिएगा जब भी हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं इस चीज का ध्यान रखते हैं, कभी कभी वो फाइनल उत्तर को विकल्प नहीं बनाता, मध्यस्थ किसी चीज को विकल्प बना देता है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आप यहां पर लिखेंगे कि लेंस की क्षमता कैपिटल P बराबर +1 डायोप्टर। +1 डायोप्टर से तय है कि लेंस उत्तल है और लेंस की फोकस दूरी स्मॉल है बराबर क्वेश्चन मार्क। आप फार्मूला लगाएंगे लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी और क्षमता में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ये हो जाएगा F बराबर 1/P, F बराबर 1/P। और ये नियम होता है कि ये सूत्र जब काम करेगा तो फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में बदल करके तो 100/1 और फोकस दूरी आ गई 100 सेंटीमीटर। तो विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। तो इस तरीके से एक बेहतरीन पीडीएफ का रिव्यू किया हमने जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक का कलेक्शन हमने हल करवाया। यदि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का कलेक्शन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। दोस्तों आपसे कहना चाहते हैं कि जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं हमारी टीम एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने का प्लान बना रही है जिसमें आपको तमाम महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। यदि आपके वीडियो देखते तक हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई होगी तो प्ले स्टोर पर उसके लिंक को हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।